वाली वैल्यू पे अगर बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस हो रहा है तो फिर यहाँ पे अगर ये कम है तो फिर ये माइनस आएगा। दिस इज द वन, ठीक है, नोट करो। दिस इज डबली रेनफोर्स सेक्शन। मिक्स कर लिया हो, कभी किया है ऐसा अंकित? जो भी है इस जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको मिक्सअप हो रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, आपने इतनी सारी मूवियाँ देख रखी हैं, 8, 10, 20, 25, 30 जो भी है, बचपन से लेकर अभी तक, किसी मूवी के अंदर दूसरा पार्ट तो मिक्स नहीं किया होगा कि भाई करण अर्जुन के अंदर शोले चल रही है? तो जब वहां मिक्स नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ क्यों हो रहा है? राम की कहानी अलग रखो, श्याम की अलग रखो। क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा सा सिंसियर रहो, कहीं मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सअप सिर्फ उसी का होगा जो ओनली डेटा पुट कर रहा है या रटने पे विश्वास रख रहा है। की बात कर रहे थे एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में, तो भाई मेरे पास में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एफएससी का वैल्यू है जो कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस आ रही है। कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस कितनी आ रही है? इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से, मेरे पास में स्टील दो तरह की है, ध्यान से देखना, स्टील दो तरह की है। एक होता है टेंशन स्टील, एक हो जाएगा टेंशन और एक हो जाएगा टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट, और एक हो जाएगा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। दो तरीके का रेनफोर्समेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों मेरे पास में टेंशन रेनफोर्समेंट में, यानी कि जो नीचे की साइड लगा स्टील, उसमें जो स्ट्रेस जाता है दैट इज स्ट्रेस इज 0.87 FY, 87 FY। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 415, तो टेंशन स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जाएगी, टेंशन स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जाएगी दैट इज द 0.87 into 415, दैट वैल्यू इज 361.05 मेगा पास्कल होती है। इतनी स्ट्रेस मैक्सिमम जाती है टेंशन स्टील के अंदर। अगर मैं कंप्रेशन स्टील के लिए, अगर मैं कंप्रेशन स्टील के लिए वैल्यू देखता हूँ 415 के लिए ही, 415 के लिए वैल्यू देखता हूँ तो वैल्यू मेरे पास में है ये वैल्यू है ये, यानी कि 355 मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम 353, उससे कम 342 एंड देन 329, यानी कि वैल्यू क्या है? कम है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं स्ट्रेस इन स्टील देखता हूँ तो कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस आती है वो कम आती है अगर मैं टेंशन स्टील के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो। आगे समझ में? इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं स्टील को कंप्रेशन साइड में लगा रहा हूं, यानी कि डबली रेनफोर्स सेक्शन कर रहा हूं, तो वो अनइकोनॉमिकल होगा या लेस इकोनॉमिकल होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन स्टील जो है वो अंडर स्ट्रेस है। कंप्रेशन स्टील क्या है? अंडर स्ट्रेस है। तो इसके नीचे जो है एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे इस कंक्लूजन को देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं, नोट करके पॉइंट लिखिए। डबली रेनफोर्स बीम इज, इसके नीचे पॉइंट लिखिए, डबली रेनफोर्स बीम इज लेस इकोनॉमिकल, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज लेस इकोनॉमिकल, लेस इकोनॉमिकल देन द सिंगली, देन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, देन द सिंगली रेनफोर्स बीम, then singly reinforced beam, because compression steel is under stressed, compression steel reinforced beam, then singly reinforced beam, because compression steel is under stressed, compression steel is
अंडर स्ट्रेस उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम तक नहीं जाती हैं, यानी कि 0.87 FI तक नहीं जाती हैं। तो कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और उसका एक्सप्लेनेशन ये सामने मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई टेंशन में मैक्सिमम स्ट्रेस 0.87 FI जाती है, जबकि दैट वैल्यू इज 415 के लिए वैल्यू होता है 361। अगर मैं इसी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कंप्रेशन में अगर स्ट्रेस देखूंगा तो वैल्यू इज दिस वन ओनली। तो जब वैल्यू ये है तो वैसी बात है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखा है इससे कम है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज द अंडर स्ट्रेस। क्लियर हो गया सबको? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, और ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है। चलो ये कहानी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ये इंटरपोलेशन लिख लो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन आया मैं चुका हूं। स्टील इज सेक्शन इज पाई जाती है, जबकि दैट वैल्यू इज 415 के लिए वैल्यू होता है 361। अगर मैं इसी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कंप्रेशन में अगर स्ट्रेस देखूंगा तो वैल्यू इज दिस वन ओनली। तो जब वैल्यू ये है तो वैसी बात है, नोट करके इसको लिख लीजिए फॉर इंटरपोलेशन। तो जिस भी स्टूडेंट को डाउट है, क्योंकि जब आप खुद से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना तो ये सारी चीजें आती हैं। कितना होगा? दैट इज द 0.87 FI आ सकता है। डबली रेनफोर्स सेक्शन कहाँ और किन किन सिचुएशन में यूज होता है वो हमने जो है वो WSM के सिंगली में लिख रखा है, तो वह वाले पॉइंट यहाँ पे भी वैलिड है। तो सेम थिंग जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक आपसे ये पूछा जा सकता है DC/D की जो रेंज होती है FSC के लिए वो कितनी होती है, तो वो 0.05 से लेके 0.2 के बीच में होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, तो ये पूछे जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इज लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली रेनफोर्स बीम या सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बिकॉज कंप्रेशन स्टील इज अंडर। आप ध्यान रख लो, मैं इसका डालते हैं बट फिर भी अगर एक पेज छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज एनालिसिस ऑफ T और L बीम बाय LSM से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ T और L बीम, तो माय डियर फ्रेंड्स T और L बीम को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें सेक्शन की डायमेंशन गिवन है, ग्रेड ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ स्टील हमें गिवन है, और हमसे पूछा जाता है कि ये सेक्शन कितना मोमेंट लेगा। तो वो एनालिसिस का मीनिंग होता है। नाउ T और L बीम को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा मकसद है हमें XU निकालना है, XU लिमिट निकालना है, और MU मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमें करना क्या वो हमने देख लिया। T और L बीम जो है हम लोगों ने बेसिक के अंदर देखा था, WSM के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो है दो तरीके की होती है। एक हो जाएगा इमेजिनरी यानी कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के अंदर, और दूसरा होता रियल यानी कि आइसोलेटेड। तो इन दोनों के अंदर हमने इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द BF, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज क्या होता है वो मैं दोबारा फॉर्मुलेशन लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी रेस्ट कंसेप्ट हम लोग वहां पे देख चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज दैट इज द BF, ये हो जाएगा दैट इज द BF। अब इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो क्या होगा, पहला आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट हो जाएगा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया बीम एंड स्लैब कास्ट टुगेदर, और दोनों को एक साथ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं।
तो पहला अगर इसमें हम देखें फॉर एल बीम, तो एल बीम के लिए बी एफ जो दिया जाता है दैट इज बी डब्ल्यू प्लस 3df प्लस एल नॉट बाई 12, दिस बी एफ शुड नॉट मोर देन बी डब्ल्यू प्लस, मैं यहाँ पे L1/2 लिख देता हूँ अगर इधर वाले के लिए, और उधर वाले के लिए होगा तो रेस्पेक्टिव स्पान का आधा। दूसरा हो जाएगा फॉर टी बीम, तो टी बीम के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 6df प्लस L0/6 एंड दिस बी एफ शुड नॉट मोर देन बी डब्ल्यू प्लस L1 प्लस L2/2। ये हमारे पास में आता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वन। सेकंड हो जाएगा दैट इज आइसोलेटेड बीम। तो आइसोलेटेड बीम के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास पहला आ जाएगा फॉर एल बीम के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज, ये क्या हो जाएगा अगर इसमें हम लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा एल बीम के लिए दैट इज बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 L0 अपॉन L0/b प्लस 4 लेस देन इक्वल टू b, ये आ जाएगा एल बीम के लिए। सिमिलरली अगर मैं टी बीम के लिए देखूंगा तो फॉर टी बीम के लिए हो जाएगा दैट इज बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस L0 अपॉन L0/b प्लस 4 लेस देन इक्वल टू b, ये आ जाएगा मेरे पास में टी बीम के लिए। और ये चारों फॉर्मुलेशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखने हैं ये, और इनके नोटेशन क्या होते हैं वो सारे हम लोग देख चुके हैं, तो इसको लिख लो। झारखंड एसएससी जेईई में एमसीक्यू रहते हैं, इसमें फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो जो जो मैंने बताया वो सारा कर लीजिए, दैट्स एनफ। नोट करो फटाफट सब लोग। ले लेते हैं जिसको लेके एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस माने हमें एमयू निकालना है, राइट। तो पहले समझते हैं कितने वैरायटी होगी, कितने टाइप होंगे इसके। तो ये मेरे पास में कोई भी मान लीजिए मैंने टी बीम ले लिया या एल बीम ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द बी एफ होता है, दिस इज द डी एफ होता है, दिस इज द बी डब्ल्यू हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा दिस इज द डी, दिस इज द डी। और मैं ये जानता हूँ सिंगली वाले पोर्शन से
कि मेरे पास में जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो क्या बना हुआ होता है, नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस डायग्राम मेरे पास में क्या है, नॉन लीनियर है, और क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ये अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम। तो ये नॉन लीनियर में आता है, तो इसका जो सी हमने निकाला है वो हमें पता है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन जो है क्रॉस यूनिफॉर्म सेक्शन है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब मैं इस वाले पार्ट में आता हूँ तो मेरे पास अगर मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस, अगर मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर है, तब तो कोई हेडेक नहीं है। क्यों हेडेक नहीं है? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो क्या है, यूनिफॉर्म सेक्शन में है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो अलग अलग सेक्शन में। कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे वाले को लेके। कारण क्योंकि नीचे जो कंक्रीट है, न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे जो कंक्रीट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, मानते ही नहीं है कि वहां पे कंक्रीट होगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये मेरे पास जो सेक्शन है वो क्या होगा, इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करेगा, जिसका विड्थ BF हो जाएगा। ठीक है, यही हमने WSM में देखा था। तो एक तो टाइप ये हो जाएगा, एक तो टाइप ये हो जाएगा अगर XU का वैल्यू लेस देन DF है, तब मेरे पास में जो सेक्शन होगा वो नॉर्मल यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन यानी कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन हो जाएगा। बस B की जगह BF करना, बाकी सारा पार्ट वही रहेगा। अगर ये बराबर भी हो जाता है तब भी सिंगली वाला होगा, क्योंकि बराबर भी अगर मैं कर देता हूं तब भी मेरे पास में ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन सेम है, तब भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस जो है, अब जो है हम लोग देख लेते हैं, दिस इज द वन। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस जो है मेरे पास, न्यूट्रल एक्सिस जो है XU ज्यादा हो जाता है DF से। अब क्या कहानी होगी, तो भाई न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा हो जाता है DF से, तो मान लेते हैं मेरे पास ये हो गया, तो दिस इज द DF, और ये हो जाएगा मेरे पास में XU। अब समस्या क्या है दोस्तों, समस्या ये है कि मेरे पास में जो स्ट्रेस डायग्राम है वो स्ट्रेस डायग्राम ऐसा कुछ बना हुआ है। स्ट्रेस डायग्राम भी कांस्टेंट नहीं है और क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। तो जब दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो मुझे इसको एनालिसिस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम इसको क्या करें, सिंपल तरीके में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या होगा कि जो स्ट्रेस डायग्राम है उसमें दो चीजें हैं, 3/7 XU की डेप्थ तक जो स्ट्रेस का बिहेवियर है वो रेक्टेंगल है, और 4/7 XU की डेप्थ का जो बिहेवियर है वो पैराबोलिक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले केस में दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं, इसको दो केस में तोड़ देते हैं, C1 और C2 दो केस में तोड़ देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे आसानी रहे। क्या होगा अगर मैं ये बोलता हूं कि 3/7 XU का वैल्यू ज्यादा है किससे, DF से। 3/7 XU वैल्यू अगर ज्यादा है DF से, भाई न्यूट्रल एक्सिस वेव में उसके दो पार्ट बन रहे हैं। पहला क्या बोल देता है कि भाई रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो बिहेवियर है वो ज्यादा है डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, तो भाई फ्लेंज के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा ना वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको लेके हम अलग से बात कर लेंगे, तो ये जो हो जाएगा मेरे पास पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2 का केस 1 जो है वो ये कहता है कि फ्लेंज के लिए स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगल है, उसको लेके आप वैल्यू निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है कि ये सारा हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें, ये भी हटा दें। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है दोस्तों, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी इस जगह, अभी भी वेव में है, XU का वैल्यू DF से ज्यादा है, लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि मेरे पास रेक्टेंगुलर बिहेवियर है जो यहीं तक आ रहा है, और इसके बाद में पैराबोलिक बिहेवियर कुछ ऐसे आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास ये जो वैल्यू है दिस इज 3/7 XU, और यहाँ से आ जाएगा 4/7 XU। तो फ्लेंज के लिए मेरे पास
पास अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम देखूंगा तो उसमें कुछ पैराबोलिक बिहेवियर भी आता है, तो इसको मुझे अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी 2 क्या हो जाएगी, एक बार तो ज्यादा हो रही है तब तो कुछ सही नहीं है, अगर दूसरी बार में हो जाएगा 3/7 XU लेस देन द DF, लेस देन द DF। इसका मतलब ये रहा कि मुझे इसको अलग पार्ट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 3 चीजें बन रही है। पहला, वेव फ्लेंज में हो जाए तब तो कोई इश्यू नहीं है, वेव में आता है तो 2 केसेस बनेंगे, दोनों को अलग अलग मुझे देखना होगा, अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहीं पे WSM से कंपेयर कर लूं तो भाई WSM में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। WSM में हमने क्या बोला था कि हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, ऐसा है। स्ट्रेस डायग्राम कैसा था, ऐसा था, क्लियर। और स्ट्रेस डायग्राम ऐसा था और ये लीनियर बिहेवियर दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है या यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, ये बिहेवियर तो क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है। तो हमने उसकी 2 ही चीजें देखी थी, क्या थी हमारे पास, दैट इज या तो फ्लेंज में है या फिर वेव में है। फ्लेंज वाले के लिए हमने ये वाला पार्ट ले लिया था, वेव वाले के लिए हमने इसी को लेके बात कर ली थी, उसमें 2 केसेस नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे, क्योंकि उसका बिहेवियर लीनियर था। इसमें क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर नॉन लीनियर में आता है या कॉम्बिनेशन में आता है। एवरीवन क्लियर, से यस और नो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग देखेंगे और 3 केसेस बना के बात करेंगे। तो ये तो समझने के लिए था, तो हम करना क्या चाहते हैं वो ये चीज होगी। तो पहला मैं ले लेता हूं, फर्स्ट में ले लेता हूं, पहला हो जाएगा हमारे पास दैट इज व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, यानी कि XU का वैल्यू लेस देन है DF से, XU का वैल्यू लेस देन है DF से, तब क्या कहानी होगी। तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा है, कोई इश्यू नहीं होगा। हियर इट इज, दिस इज द 1 और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द BW, दिस इज द BF एंड हियर इट इज द दिस इज द DF एंड यहाँ पे स्टील हो जाएगा दैट इज द AST और ये हो जाएगा दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ D। इसमें हम लोग जो न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द XU और यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा वो डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज द 1 और यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, लुक एट दिस। इस स्ट्रेस डायग्राम के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द, यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा T और ये आ जाएगा मेरे पास में LA, लीवर आर्म। तो ये सिंगली की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास C हो जाएगा दैट इज C इज इक्वल टू 0.36, B की जगह आ जाएगा BF ओनली, 0.36 B इंटू XU इंटू EFC के एंड T आ जाएगा दैट इज 0.87 FY इंटू AST। तो C और T का वैल्यू ये हो जाएगा। अब अगर हमें इसके लिए XU का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, XU का वैल्यू निकालना है तो पहला हो जाएगा इसमें, फर्स्ट हो जाएगा फॉर XU, तो XU हम लोग निकालेंगे C इज इक्वल टू T के द्वारा। तो ये हो जाएगा दैट इज, मैं सीधा अच्छा इसमें लिख ही देते हैं, 0.36 BF इंटू XU इंटू FC के इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। दिस इज द इक्वेशन फॉर द XU। दूसरा हो जाएगा XU लिमिट, तो XU लिमिट हम लोग जानते हैं वो कोई बदलता नहीं है, दैट इज द K इंटू D। तीसरा हो जाएगा दैट इज द MU। MU क्या होगा, तो तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं फॉर MU के लिए। MU क्या होगा, MU हो जाएगा दोस्तों मेरे पास दैट इज पहला हो जाएगा MU इज इक्वल टू C इंटू लीवर आर्म, तो ये हो जाएगा 0.36 BF इंटू XU इंटू EFC के, दैट इज द B माइनस 0.42 इंटू XU। एक इक्वेशन ये बन सकता है।
दूसरा हो जाएगा दैट इज mu इज इक्वल टू t इंटू लीवर आर्म, और ये हो जाएगा दैट इज 0.87 Fy इंटू AST, दैट इज d माइनस 0.42 इंटू XU. दिस इज द mu. हियर इट इज. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस इज द वन, और लीवर आर्म का वैल्यू हम लोग जानते हैं दैट इज d माइनस 0.42 इंटू XU होगा. तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में होती है तो T और L बीम इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करती है, जिसकी विड्थ जो है वो BF होगी. ये हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो नीड नॉट टू राइट अगेन. चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए. B क्या है लेस देन इक्वल टू B में, बताओ कौन है भाई ये? शिव गौतम. WSM का T और L बीम में नोटेशन देखो क्लियरली लिखवा रखा है, इट इज द ओवरऑल विड्थ ऑफ आइसोलेटेड T और L बीम. राजन, MCQ के लिए आपने डिजाइन प्रॉब्लम करवाया है, वो करने की जरूरत भी है. MCQ के लिए नहीं है, मैं जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल माने जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, वो मेंस के लिए है. DDA के लिए क्या होगा, तो मैं इसके लिए कुछ प्लान करता हूँ क्वेश्चन का. जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ उसको करते जाइए, मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी ऐड कर दूंगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं.
L beam treat as a T और L beam treat as a सो ये हमारे पास में पार्ट बन गया था। दिस इज कौन सा हो गया था, पहला पार्ट जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है। आप चाहो तो इसके नीचे दोबारा पॉइंट लिख लो, इसके नीचे पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लीजिए। व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, then neutral axis is in flange, then T और L beam treat as a T और L beam treat as a imaginary rectangular beam, imaginary rectangular beam imaginary rectangular beam whose width is BF, उसका जो width होगा वो क्या हो जाएगा, width is the BF, width is BF, जिसका width होगा BF। बाकी सारा वही है जो हमने rectangular beam के अंदर बात करी थी। अब हम जो है दोस्तों सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में हो जाएगा हमारे पास दैट इज सेकेंड पार्ट में हो जाएगा when न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं एक्सयू का वैल्यू ज्यादा है डीएफ से, एक्सयू का वैल्यू ज्यादा है डीएफ से। क्लियर है, एक्सयू का वैल्यू ज्यादा है डीएफ से। अब इसमें हम लोग केस 1 ले रहे हैं। केस 1 क्या ले रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग केस 1 ले रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं दैट क्या भी एक्सयू का वैल्यू ज्यादा है डीएफ से, ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं। लेकिन बट 3/7 एक्सयू इज आल्सो ग्रेटर देन द डीएफ, यानी कि 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ का मतलब क्या हो गया, फ्लेंज के लिए स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूलेशन इसमें काफी लेंथी है ना, तो इसको समझ लो, आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे पास में एक टी बीम बना हुआ है, लुक एट दिस, दिस इज द टी बीम एंड ये हो जाएगा इसका वेब, दिस इज द बी डब्ल्यू, दिस इज द बी डब्ल्यू एंड ये हो जाएगा मेरे पास में बी एफ, दिस इज द बी एफ। रेस्ट ऑल डायमेंशन सारे नोटेशन वो के वही है, ये हो जाएगा दैट इज द डी। मैंने इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस माना है वो न्यूट्रल एक्सिस माना है मैंने यहाँ पे, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द एक्सयू एंड इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, डीएफ से, इसका वैल्यू ज्यादा है डीएफ से। अब मैं इसके लिए जब स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम क्या बनेगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसे, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये आ जाएगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैं ये जानता हूँ दैट इज क्या होता है कि ये जो वैल्यू होगा कांस्टेंट स्ट्रेस डायग्राम की जो डेप्थ होगी वो हो जाएगी 3/7 एक्सयू एंड पैराबोला की जो डेप्थ होगी वो हो जाएगा 4/7 एक्सयू। पैराबोला की जो डेप्थ होगी वो हो जाएगी दिस वन। यहाँ पे वैल्यू होता है 0.45 एफसी के, स्टील में जो स्ट्रेस है वो हो जाएगी 0.87 एफवाई। ये हमने स्ट्रेस की वैल्यू लिख दी। क्लियर है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द ये जो है हमारे पास में स्ट्रेस डायग्राम है। नाउ इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है कि भाई जहाँ पे फ्लेंज की डेप्थ है खत्म हो रही है वहां पे स्ट्रेस डायग्राम क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। यही हमने इस कंडीशन में नोट किया है, राइट। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं इसमें मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, इस सेक्शन को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, पहला वेब के लिए, दूसरा फ्लेंज के लिए। 2 पार्ट में इसको तोड़ देता हूं। पहला हो जाएगा मेरे पास दैट इज फॉर वेब।
ध्यान से देखिएगा। और वेब के अंदर भी मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूं? वेब के अंदर ले रहा हूं मैं ये वाला पार्ट, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा का पूरा पार्ट ले रहा हूं मैं वेब के अंदर। मतलब ये वाला पोर्शन कितना लोड को रजिस्ट कर रहा है उसकी बात कर ले रहा हूं। तो पहला मैंने लिया वेब के लिए, और वेब के अंदर मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके से। लुक एट दिस। वेब का विड्थ अगर BW है तो टॉप पे भी BW ही होगा, यहाँ पे भी BW ही होगा। इट इज द न्यूट्रल एक्सिस, और ये मेरे पास में AST हो जाएगा, एंड दिस इज द स्मॉल d, दिस इज द स्मॉल d, एंड इट इज द न्यूट्रल एक्सिस। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो भाई मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो स्ट्रेस डायग्राम भी क्या बनेगा, सेम बनेगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, सेम रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द C, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द T, और ये हो जाएगा मेरे पास में AST1। AST1 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सेक्शन को दो पार्ट में तोड़ा, वेब और फ्लेंज में। तो वेब के लिए हो जाएगा C1 T1, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी LA1। अब मेरे पास पॉइंट ये है दोस्तों कि मुझे ऊपर वाले डायग्राम से मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि ये वाला सेक्शन बना, इसके लिए C1 T1 LA1 MU1 लिख दो, कहानी खत्म। तो इसके लिए C1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये सेक्शन हो गया मेरे पास सिंगली वाला, और सिंगली के लिए C1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा दैट इज 0.36, B की जगह आ जाएगा BW, 0.36 B इंटू XU इंटू FC के, ये लो। T1 क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा दिस इज द 0.87 FY इंटू AST1, एंड LA1 क्या हो जाएगा, LA1 हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU। MU1 लिखेंगे तो MU1 हो जाएगा दैट इज C1 इंटू LA1, एंड MU1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा T1 इंटू LA1, T1 इंटू LA1। C1 की जगह ये लिख दो, T1 की जगह ये लिख दो, कहानी खत्म। ये वेब का हो गया। कोई समस्या किसी को? चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास किसके लिए, वेब के लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं कि भाई मैंने ये वाला पोर्शन तो उसको एनालिसिस कर लिया पूरी तरीके से। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि भाई मेरे पास ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये वाला जो पोर्शन बचा है जिसके अंदर मैं ये बना रहा हूं, दिस वन, ये कितना लोड लेगा। तो मैं इसी को बना रहा हूं जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना होगा, BF में से BW तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो पहले ही ले चुका हूं। तो मेरे पास फ्लेंज के लिए जब मैं बनाऊंगा तो दूसरा हो जाएगा फ्लेंज के लिए, तो दूसरा हो जाएगा दैट इज फॉर फ्लेंज, और फ्लेंज के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो भी मेरे पास में जो फ्लेंज होगी वो हो जाएगी कुछ ऐसे। इसकी विड्थ हो जाएगी BF माइनस BW, दिस इज द विड्थ। और इसके नीचे जो सेक्शन होगा, चूंकि मैंने वेब पूरा का पूरा पहले वाले में ले लिया, तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हियर इट इज, दिस इज द वन, ये लो। इस फ्लेंज के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है वो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा दैट इज द रेक्टेंगल, दैट इज द रेक्टेंगल। कैसे पता चल रहा है भाई ये? चलो डायग्राम में वापस, डायग्राम कहाँ गया? तो इस फ्लेंज के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, प्योर रेक्टेंगल, जिसकी विड्थ 0.45 FC के एंड डेप्थ DF होगी। सिंपल। चलिए जी, तो ये कहानी हो गई, कहाँ हो गई, ये रही। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी दैट इज द 0.45 FC के, एंड इसकी डेप्थ हो जाएगी दैट इज द DF। यहाँ पे हम इमेजिनरी मान लेते हैं। अब फ्लेंज का ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से लोड रजिस्ट कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्या देगा, C2 फोर्स देगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टील लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AST2। ये जो फोर्स देगा यहाँ पे दैट इज द T2, दैट इज द T2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज द LA2।
यहां से यहां तक D होगा इसके अंदर, दिस इज द D, राइट। अब अगर मैं C2 लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि इसको कोई रटे वटे ना, तो C2 लिखूंगा तो क्या होगा, बेसिक हम लोग देख चुके हैं, क्या हो जाएगा C2 C2 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, क्या होगा, अगर स्ट्रेस डायग्राम कांस्टेंट है या लीनियर है तो एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, नॉन लीनियर अगर होता है तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भी मेरे पास में स्ट्रेस डायग्राम कांस्टेंट है, तो क्या लिखें, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, एवरेज स्ट्रेस 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 0.45 FCK, एक बार आ जाएगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरे पास BF माइनस BW इंटू DF, क्लियर। ये लगेगा कहां पे C2, ये C2 लगेगा यहां से इसके CG पे, सो दिस इज द Y2 डिस्टेंस। अब Y2 बताइए, खुद ही बताइए क्या होगा, स्ट्रेस डायग्राम के CG पे रेक्टेंगल स्ट्रेस डायग्राम है तो इसका डेप्थ DF है, तो Y2 का वैल्यू हो जाएगा DF बाई 2, Y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Y2 का वैल्यू हो जाएगा दिस इज द DF बाई 2, चलो इसको देखेंगे बाद में। नाउ T2 क्या होगा, T2 होगा एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस तो सेम है टेंशन स्टील में, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज T2 इज इक्वल टू, अरे T2 तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज द 0.87 FY इंटू AST2, 0.87 FY इंटू AST2। नाउ लीवर आर्म 2 क्या होगा, लीवर आर्म 2 हो जाएगा मेरे पास दैट इज D माइनस Y2, और Y2 का वैल्यू ये है हमारे पास DF बाई 2, खत्म बात। अब इसमें अगर हम लिखेंगे दैट इज द MU2 जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज C2 इंटू LA2, यह हो जाएगा MU2 इज इक्वल टू T2 इंटू LA2। चलो, तो ये हमने फ्लेंज के लिए लिख दिया जो है अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक है। तो ये हमने फ्लेंज और वेव के लिए अलग अलग कहानी लिख दी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अब तो पूरे सेक्शन के लिए लिखना होगा ना हमें, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, पहले मैं सारे फोर्सेस को इसमें शो कर देता हूँ, दिस इज द C1, दिस इज द C2, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द T1, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द T2, ये हो जाएगा दैट इज द LA1, एंड ये हो जाएगा मेरे पास में LA2। माइंड के अंदर पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, C1 वेब का है, C2 फ्लेंज का है, बस इतना सा ध्यान रख लो, C1 वेब का है, C2 फ्लेंज का है, बस ये ध्यान रखो, और डायग्राम ध्यान रखो, ऑटोमेटिक अभी लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो अब हमें पूरे सेक्शन के लिए लिखना है। पहला हम लिखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इसके लिए फॉर XU में अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू T, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, T1 T2 को मैं T लिख देता हूँ, इक्वल टू T कर देता हूँ ना। अब देखो इक्वेशन कैसे लिखना है, C1 किसका है, वेब का, और वेब को हमने सिंगली की तरह बात करी है, तो सिंगली के लिए C क्या होता है, सिंगली के लिए C हो जाएगा दैट इज 0.36 B इंटू XU इंटू FCK, लेकिन यहाँ पे हमने C1 वेब का लिखा तो B की जगह BW आ जाएगा, तो ये आ जाएगा BW प्लस C2 किसका है, फ्लेंज का। फ्लेंज के लिए इस वाले केस में स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगल था, तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्ट्रेस 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन हो जाएगा दैट इज, ये हो जाएगा क्या होगा, BF में से BW तो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा BF माइनस BW इंटू DF
बस हो गया पूरा, इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। मैंने सारा T1 T2 को मिला के डायरेक्टली वैल्यू लिख दी। दिस इज द XU। दूसरा हो जाएगा फॉर XU लिमिट, XU लिमिट, और XU लिमिट हम लोग ये जानते हैं दैट इज XU लिमिट इज इक्वल टू दैट इज द K इंटू D। ये कॉमन रहता है, इसमें कोई हेडेक नहीं है। नाउ तीसरा हो जाएगा फॉर MU, MU MU में हम ये जानते हैं कि भी मेरे पास जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी दैट इज ओनली C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2 प्लस C2 इंटू LA2। ये इक्वेशन जो है वो लिखा जाएगा। नाउ अब देखो इक्वेशन कैसे लिख लें बिना रटे। C1 वेब का, वेब सिंगली, विड्थ BW, तो पहले C1 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के, चूंकि सिंगली है तो ये हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU। क्लियर। C2 फ्लेंज का, तो क्या होगा, रेक्टेंगल स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगल, तो एवरेज स्ट्रेस, सो दिस इज द एवरेज स्ट्रेस। एरिया ऑफ सेक्शन हो जाएगा दैट इज BF माइनस BW इंटू DF। लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म हो जाएगा दैट इज D माइनस स्ट्रेस डायग्राम के CG पे, स्ट्रेस डायग्राम था रेक्टेंगल जिसकी डेप्थ थी DF, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DF बाई 2। ये लो जी, ये आपके पास में MU की इक्वेशन आ गई। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप 1+1 अच्छे से सीख जाइए क्या होता है, आगे जाके हम लोग ये सारा ऐड करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी ही बात है, चीज यही है, कोई अलग नहीं है। सो इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, देन अब आपको चाहे 3 डिजिट का जोड़ने को दो या 5 या 10 डिजिट का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके चलिए, तो अब इसको नोट कर लो, और मैं चाहता हूं जब आप इसको नोट कर रहे हो तो खुद को समझाते जाइए जैसे मैंने लिखा है। आई होप कि ये बड़ा बिना रटे याद रह जाएगा। लिखो भाई, अब आराम से इसको लिख लो। इक्वेशन की साइज और बिहेवियर का लोड निकाला 0.193 B इंटू XU इंटू FC के। तो जब आपने ये वैल्यू निकाला, कैसे निकाला होगा, एवरेज स्ट्रेस दिस प्लस दिस, एवरेज स्ट्रेस, ठीक है, तो दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये ओनली यही रह जाएगा। तो दिस इज द 1 इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, तो इसके रेस्पेक्ट में जो क्रॉस सेक्शन का एरिया था दैट इज 3/7 XU इंटू B, तो आपने ये एरिया लिख दिया। उसके बाद में आपने पैराबोलिक का वैल्यू निकाला, और पैराबोलिक के लिए आपने सारी कहानी कर दी, राइट। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक ऐसे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेरे पास में जो सेक्शन बन गया है, जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या बन गया, स्ट्रेस डायग्राम बदल गया। तो भाई अब ये कितना फोर्स लेगा, तो उसके लिए कैलकुलेट कर लो दोबारा। और ये मेरे पास में ठीक वैसा ही है जैसा हमने सिंगली में देखा था, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया हमने। अनुज ठीक है बेटा, अनुज एंड नदीम, आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो ये हमने सारा देख लिया। चलो जी, अब आते हैं केस 2 के अंदर। अब ध्यान से देखना, मैं तो इसके अंदर अपडेट कर दूंगा, बट आपको दोबारा लिखना है। तो मैं क्या क्या अपडेट कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। केस 2 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ये हो जाएगा, दिस इज द केस 2। XU ज्यादा है DF से, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास 3/7 XU लेस देन है DF से, लेस देन है DF से। लुक एट दिस। तो ये लेस देन का मतलब क्या वो हम देख लेते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रेस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये सारी कहानी हट जाएगी, छोड़ो ये हट जाएगी, ये सारा। सो दिस इज 3/7 XU हो गया। ये इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस जो है वो थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, होगी वेव में लेकिन शिफ्ट ऊपर हो जाएगी। तो अब हम क्या कर ले रहे हैं, हम जो है न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो
जब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो भाई मेरे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल चल रहा है, ये रेक्टेंगल चल रहा है, एंड देन हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से पैराबोलिक आ जाता है, यहाँ से पैराबोलिक आ जाता है। माने ये वाली जो डिस्टेंस हो गया दैट इज द 4/7 XU, और इसके ऊपर जो डिस्टेंस है, ये जो रेक्टेंगल स्ट्रेस बिहेवियर की जो डेप्थ है दैट इज द 3/7 XU, और यहाँ पे 0.45 FC के रहता ही है। दिस इज द वन। चेंज वाली चीज कहाँ पे होगी, तो चेंज वाली चीज ये होगी कि भाई फ्लेंज के लिए जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा ना, तो पहले तो मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे पास में प्योर रेक्टेंगल आ रहा था तो मैंने रेक्टेंगल लेके बात कर ली थी, बट अब पैराबोलिक पोर्शन भी जा रहा है फ्लेंज में, तो वो देखेंगे बात की बात, बट डायग्राम ये बन गया। ठीक है, अब वापस वही कहानी करेंगे। एनालिसिस करने के लिए पहले वेब का पोर्शन ले लेते हैं, तो वेब के पोर्शन में मेरे पास क्या होगा, सारा एज इट इज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलो वेब का एज हो गया खत्म। फिर आते हैं फ्लेंज वाले पोर्शन में, तो फ्लेंज वाले पोर्शन में अगर हम देखें दोस्तों तो कहानी क्या होगी, कहानी इसमें बदल जाएगी, कहानी इसमें बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहता है, एंड देन ये जो पोर्शन होगा वो आ जाएगा पैराबोलिक लाइक दिस, ये पैराबोलिक पार्ट भी आ रहा है इसमें। अब ये क्या बना है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये जो है मेरे पास में क्या बना है, ये वाला पार्ट बना है। इस वाले डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैंने आगे ड्रॉ किया है, क्योंकि फ्लेंज के लिए यही वाला बन रहा है ना, तो फ्लेंज के लिए यही वाला बन रहा है, तो इसी को मैं आगे ड्रॉ कर दिया हूँ। तो ये मेरे पास में हो गया। अब अगर मुझे इसका C2 निकालना है तब क्या करें, अब मुझे अगर इसका C2 निकालना है तब क्या कहानी करें, क्योंकि C2 निकालने के लिए तो अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई है। क्या मुश्किलें हो गई वो देख लेते हैं, क्या मुश्किलें हो गई। तो मैं पहले इसको भी हटा देता हूँ, ये सारा हटा दो, ये सारा हटा दो, ये हटा दो। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मैं इस डेप्थ तक अगर इसका बिहेवियर लेता हूँ, मान लीजिए इसकी डेप्थ तक अगर मैं बिहेवियर लेता हूँ, तब उस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं DF तक स्ट्रेस डायग्राम का अगर मैं बिहेवियर लेता हूं तो ये रेक्टेंगल प्लस पैराबोलिक का कुछ पार्ट भी इसमें आ रहा है, और पैराबोलिक का जो पार्ट आ रहा है वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं इसको एनालिसिस जो एवरेज वाला फॉर्मूलेशन उससे तो नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं लिख सकता कि एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, ये वाली चीज तो मैं कतई नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें मेरे पास नॉन लीनियर बिहेवियर आ रहा है, और जहां नॉन लीनियर बिहेवियर आता है वहां पे ये कहानी नहीं लगती है। तो मुझे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, टू मेक द यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द, सुना क्या लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ये हो जाएगा टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर फ्लेंज पोर्शन द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम reduced to DF to YF, reduced to DF to YF, reduced to YF। तो स्ट्रेस डायग्राम क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम जो है वो रिड्यूस होके YF तक आ जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका अगर कंक्लूजन देखता हूं तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डेप्थ रिड्यूस DF to YF, ये YF तक रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है
वाई एफ नई स्ट्रेस डेप्थ है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो स्ट्रेस डायग्राम बना है वो डायग्राम क्या हो जाएगा, वो हम बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये हमने स्ट्रेस डायग्राम की डेप्थ इतनी सी ही कर दी, दिस इज द वन, वैल्यू ये सेम रहेगा 0.45 एफसी के, और इसकी जो डेप्थ हमने लिखा है दिस इज द वाई एफ। और ये वाई एफ लिखने का मतलब ये रहा कि हमने ये जो पैराबोलिक बिहेवियर आ रहा था उसको हमने कंपनसेट कर दिया इसके अंदर, और इसको लेके हम लोग अब C2 Y2 वगैरह सारी कहानी करेंगे। तो टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर फ्लेंज पोर्शन द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम रिड्यूस टू YF। पहले मेरे पास में DF डेप्थ थी, अब मेरे पास में YF वैल्यू आ गई। तो अब मेरे पास में ये वाला डायग्राम ना होके हम इसको लेके बात करेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है वो सारी कहानी लिखनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी द T2, दिस इज गोइंग टू बी द C2, ये हो जाएगा C2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरे पास में दिस इज द वन, राइट। तो ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा C2, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इसी को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये इसके साथ में ही रहेगा, तो ये आ जाएगा दिस वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द YF? तो YF जो दिया जाएगा, YF आ जाएगा 0.15 XU प्लस 0.65 DF। ये मेरे पास में YF का जो है फॉर्मुलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, 0.15 XU प्लस 0.65 DF। अब अगर मुझे C2 का वैल्यू निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, C2 का वैल्यू क्या लिखूंगा? एवरीवन क्विक, C2 का वैल्यू लिखूंगा तो C2 का वैल्यू लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? C2 हो जाएगा दैट इज एवरेज स्ट्रेस 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK, तो ये हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन BF माइनस BW, BF माइनस BW इनटू YF। अब DF की जगह क्या आ जाएगा? YF आ जाएगा। T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा दैट इज 0.87 FY इंटू AST2, एंड लिवराम 2 क्या हो जाएगा? लिवराम 2 हो जाएगा दैट इज D माइनस Y2, D माइनस Y2, और Y2 क्या हो जाएगा? Y2 हो जाएगा ये, सो दिस इज Y2, और इसका वैल्यू हो जाएगा YF बाई 2, ये हो जाएगा YF बाई 2। क्लियर? अब मुझे अगर इसके लिए MU का इक्वेशन लिखना है तो MU क्या हो जाएगा? MU2 इज इक्वल टू C2 इंटू LA2 एंड MU2 इज इक्वल टू T2 इंटू LA2, T2 इंटू LA2। T2 इंटू LA2। क्लियर? तो ये इसमें क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। अब अगर हमें इसमें XU का वैल्यू निकालना है तो XU के वैल्यू में क्या होगा? ये C1 सेम है, C2 के अंदर जहां जहां DF लिखा है, जहां जहां DF लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा? YF आ जाएगा। और MR की इक्वेशन में भी जहां जहां DF लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा YF, दैट्स ऑल, और कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज द YF, दिस इज द YF एंड इट इज द YF। और YF का वैल्यू क्या होता है? 0.15 XU, 0.15 XU प्लस 0.65 DF। चलो, सो दिस इज द ये आ जाएगा B का सेकेंड पार्ट। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। तो ये B का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या बोला, इसको जैसे किया जाएगा। और ये जो इक्वेशन हमने YF की लिखी है दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, तो ध्यान रखना है, नोट करिए, नोट करिए। अनुज, अच्छा किससे आ गया इसको? नदीम, आई होप क्लियर हो गया तुम्हारा पॉइंट।